तो आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन कह सकते हैं कि शक्तिशाली स्रोत से शुरू होती है। यह कौरव वॉरियर्स दुर्योधन की सैन्य सूची नामक दस्तावेज से लिया गया बस एक श्लोक है। और ये वो श्लोक है जो एक महायुद्ध की बिल्कुल शुरुआत से ठीक पहले बोला गया है। बिल्कुल। और अक्सर इतिहास के सबसे बड़े तूफानों से मतलब ठीक पहले की जो शांति होती है उसी में सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। सही बात है। कभी कभी एक छोटा सा वाक्य भी पूरी मानसिकता का खुलासा कर सकता है। हाँ, तो कल्पना कीजिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और एक पक्ष का सेनापति अपनी ताकत का जायजा ले रहा है। आज हमारा मिशन सिर्फ शब्दों का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि उस एक पल में छिपे इरादे, रणनीति और भावनाओं को उजागर करना है। चलिए सबसे पहले इस श्लोक को सुनते हैं। संस्कृत में ये कुछ इस तरह है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संख्यार्थम तान ब्रवीमिते। और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब आप हमारे विशिष्ट योद्धाओं को भी जानिए। अब आप हमारे विशिष्ट योद्धाओं को भी जानिए। हाँ, ये भी। इस भी शब्द में ही मतलब एक पूरी कहानी छिपी हुई है। यह एक प्रतिक्रिया है। अच्छा, ये बातचीत के बीच उठाया गया एक कदम है। तो चलिए इसी को खुलकर देखते हैं। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है संबोधन। द्विजोत्तम। हाँ, द्विजोत्तम यानी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। दुर्योधन जो अपने अहंकार के लिए जाना जाता है, वो संजय को इतना सम्मानजनक संबोधन क्यों दे रहा है? ये थोड़ा मतलब उसके चरित्र से मेल नहीं खाता है ना? देखिए, यहीं पर पहला रणनीतिक दाव है। ये जो संबोधन है ये सिर्फ संजय के लिए नहीं है। अच्छा। संजय तो बस एक माध्यम है। असल में तो वो धृतराष्ट्र की आंखें और कान है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर दुर्योधन इस पूरी बातचीत को एक औपचारिक और एक गंभीर दर्जा दे रहा है। हाँ। वो ये पक्का कर रहा है कि जब उसकी बातें धृतराष्ट्र तक पहुंचे तो उन्हें पूरी गंभीरता से लिया जाए। मतलब ये एक तरह से, नहीं, इसे ऐसे कह सकते हैं कि वो एक मनोवैज्ञानिक मंच तैयार कर रहा है। बिल्कुल। वो कह रहा है, अब जो मैं कहने चाह रहा हूँ वो कोई साधारण बातचीत नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला एक आधिकारिक बयान है। एकदम। ये आज के नेताओं जैसा है, जैसे कोई बड़ी घोषणा से पहले कहते हैं, मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि। वो शब्दों से माहौल बना रहे होते हैं। बिल्कुल। वो बातचीत के नियम तय कर रहा है और फिर वो अपने मुख्य मुद्दे पर आता है, अपनी सेना के नायकों की सूची। लेकिन ऐसा करने से पहले वो एक बहुत ही चालाकी भरा शब्द इस्तेमाल करता है। कौन सा? विशिष्टा, यानी विशिष्ट योद्धा। हाँ, ये दिलचस्प है। उसने शक्तिशाली या महान या कई योद्धा नहीं कहा, उसने कहा विशिष्ट। इस एक शब्द से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। शक्तिशाली या महान कहने से क्या होता है? संख्या या ताकत का एहसास होता है। लेकिन विशिष्ट शब्द गुणवत्ता की बात करता है, क्वालिटी की। ये इस विचार को स्थापित करता है कि हमारी तरफ जो लोग हैं वे सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि अपने आप में स्पेशलिस्ट्स हैं। अच्छा। अद्वितीय हैं। हाँ। हर किसी के पास एक खास हुनर है जो शायद किसी और के पास नहीं। ये तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया जैसा लगता है। कैसे? जहां एक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ टीम नहीं बनाई जाती, बल्कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की एक टास्क फोर्स बनाई जाती है। सही बात है। ये एक स्टेटस देने का, एक तरह से ब्रांड बनाने का तरीका है। हाँ। दुर्योधन अपनी सेना को एक बुटीक कलेक्शन की तरह पेश कर रहा है, ना कि एक मास प्रोडक्शन सेना की तरह। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही हो रहा है। वो एक नैरेटिव बना रहा है, एक कहानी गढ़ रहा है कि असली चैंपियंस उसकी तरफ है। और युद्ध में नैरेटिव की लड़ाई उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी मैदान की लड़ाई है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि दुर्योधन के इस चैंपियंस के कलेक्शन में वो पहला नाम किसका लेता है। हाँ। जाहिर है सूची की शुरुआत होती है भीष्म पितामह से। क्या ये सिर्फ उम्र और पद के सम्मान की वजह से है या इसके पीछे कोई और रणनीति भी है? देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये सम्मान ही लगता है। हाँ। भीष्म कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य हैं। सही। उनका नाम सबसे पहले लेना ये दिखाता है कि दुर्योधन परंपरा का, धर्म का सम्मान करता है। ये अपनी सेना को एक क्या कहते हैं, एक नैतिक वैधता देने की कोशिश है। देखिए, धर्म और परंपरा के सबसे बड़े संरक्षक हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ। बिल्कुल। लेकिन क्या ये एक दुधारी तलवार नहीं थी? हम सब जानते हैं कि भीष्म का दिल तो पांडवों के लिए धड़कता था। उन्होंने तो युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की। तो क्या उनका नाम सबसे पहले लेना आत्मविश्वास दिखाता है या ये एक तरह की असुरक्षा को छिपाने की कोशिश है कि देखो वो भी हमारी तरफ है, चिंता की कोई बात नहीं? ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है
और यही इस सूची को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ ताकत की गिनती नहीं है, तो क्या है? ये अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश भी है। भीष्म का नाम लेना एक तरह से दुर्योधन का खुद को और अपनी सेना को ये विश्वास दिलाना है कि भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बने हैं और हमारे लिए ही लड़ेंगे, चाहे उनका दिल कहीं भी हो। अच्छा, तो ये एक उम्मीद पर आधारित दावा है। हाँ, भीष्म के बाद वह द्रोणाचार्य का नाम लेता है, गुरु। यह भी एक और मजबूत स्तंभ है। अगर भीष्म परंपरा के प्रतीक हैं, तो द्रोण ज्ञान और कला के। हाँ, और यहाँ भी वही दुविधा मौजूद है ना। द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे, और उसका सबसे प्रिय शिष्य तो अर्जुन था। बिल्कुल। दुर्योधन ये जानता है। द्रोण का नाम लेकर वो अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन तो कर रहा है, लेकिन साथ ही एक अनकही चिंता को भी स्वीकार कर रहा है। वो उन लोगों पर दांव लगा रहा है जिनकी वफादारी 100% उसके साथ नहीं है। तो ये सूची एक तरह से दुर्योधन की आशाओं की सूची भी है। हाँ, कह सकते हैं। वो उम्मीद कर रहा है कि इन महान योद्धाओं का कर्तव्य उनकी भावनाओं पर भारी पड़ेगा। वो अपनी सेना को नहीं, बल्कि संजय और धृतराष्ट्र को यह यकीन दिला रहा है। बिल्कुल। और फिर आता है वो नाम जो इस पूरी सूची के समीकरण को बदल देता है। कर्ण। कर्ण। भवान भीष्मश्च कर्णश्च। वो भीष्म के ठीक बाद कर्ण का नाम लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि भीष्म और द्रोण विरासत में मिली ताकत हैं, मजबूरियों से बंधे हैं। लेकिन कर्ण तो दुर्योधन की अपनी खोज है, उसका अपना बनाया हुआ योद्धा, जिसकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल। तो कर्ण का नाम लेना सिर्फ उसकी युद्ध कला की वजह से है, या ये दुर्योधन का अर्जुन को एक सीधा मनोवैज्ञानिक जवाब भी है कि तुम्हारे पास अर्जुन है तो मेरे पास कर्ण है? ये अर्जुन को जवाब तो है ही, लेकिन ये भीष्म और द्रोण जैसे संस्थागत स्तंभों को एक संदेश भी है। कैसा संदेश? कर्ण को उनके बराबर रखकर दुर्योधन ये कह रहा है कि मेरी सेना सिर्फ आपकी विरासत पर नहीं टिकी है, मेरे पास अपनी ताकत भी है जो आपके किसी भी शिष्य से कम नहीं है। ये दुर्योधन के आत्मसम्मान और उसके अहंकार का शायद सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये तो एक तरह का पावर प्ले सूची के अंदर ही। हाँ, वो बड़ों का सम्मान करने का दिखावा भी कर रहा है और साथ ही अपनी शर्तों पर खेल को परिभाषित भी कर रहा है। वो कह रहा है कि योग्यता यानी कर्ण उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वंश यानी भीष्म। और ये दुर्योधन के चरित्र को दिखाता है। वो हमेशा से स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना चाहता था। कर्ण को आगे बढ़ाना उसकी इसी मानसिकता का प्रतीक है। वो सिर्फ युद्ध नहीं जीतना चाहता, तो वो अपने नायकों को स्थापित करना चाहता है। इस सूची में एक और नाम है जो ध्यान खींचता है, और वो है विकर्ण का, दुर्योधन का अपना भाई। हाँ, ये उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इसका जिक्र बहुत कुछ कहता है। अति सूक्ष्म राजनीतिक कदम है। विकर्ण वही भाई है जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। सही बात है। वो धर्म और विवेक की आवाज के तौर पर जाना जाता था, भले ही वो उस समय अल्पमत में था। तो फिर दुर्योधन उसका नाम अपनी विशिष्ट योद्धाओं की सूची में क्यों ले रहा है? क्या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, मेरा वो भाई भी मेरे साथ युद्ध करने को तैयार है जो सबसे ज्यादा धर्म की बात करता है? ठीक यही। ये तो अपनी नैतिक छवि को सुधारने की एक बहुत बड़ी कोशिश लगती है। बिल्कुल, ये एकता का प्रदर्शन है। वो संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को ये संदेश दे रहा है कि कौरव खेमे में कोई फूट नहीं है। अच्छा। जो लोग कभी मुझसे असहमत थे, आज संकट की घड़ी में वे भी मेरे साथ खड़े हैं। ये एक परफेक्ट तस्वीर पेश करने की कोशिश है, चाहे उस तस्वीर के पीछे कितनी ही दरारें क्यों ना हो। तो जब हम इन नामों को एक साथ देखते हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण, तो ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं लगती। ये एक कहानी है। एक कहानी जो दुर्योधन सुनाना चाहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें परंपरा का सम्मान है जो भीष्म से आता है, ज्ञान और कला की शक्ति है जो द्रोण से आती है, व्यक्तिगत वफादारी और योग्यता का दम है जो कर्ण से आता है, और पारिवारिक एकता का दावा है जो विकर्ण से आता है। हाँ, वो हर मोर्चे पर अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वो जानता है कि इनमें से हर मोर्चे पर वो कमजोर है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प बात है कि उसका अपनी ताकत का बखान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों को उजागर कर रहा है। हाँ, वो उन चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है जिनके खोने का उसे सबसे ज्यादा डर है, जैसे कि बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का समर्थन और परिवार की एकता। और यही तो मनोविज्ञान है। अक्सर हम दुनिया को वही दिखाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर सबसे कम होता है। दुर्योधन की ये सूची
उसकी सेना की ताकत का घोषणा पत्र कम और उसकी अपनी असुरक्षाओं का नक्शा ज्यादा लगती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे युद्ध के मैदान में बोला गया एक अकेला श्लोक सिर्फ एक सैन्य सूची नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दस्तावेज है। हमने एक घोषणा के पीछे छिपे आत्मविश्वास और असुरक्षा के जटिल ताने बाने को समझा। ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं था कि हमारे पास कौन है, बल्कि ये खुद को ये यकीन दिलाने के लिए भी था कि हम जीत सकते हैं। हमने देखा कि कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसा एक संबोधन पूरी बातचीत का माहौल तय कर सकता है, कैसे विशिष्ट जैसा एक शब्द पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकता है, उसे संख्या की लड़ाई से गुणवत्ता की लड़ाई में बदल सकता है। बातचीत से एक विचार मन में आता है जिसे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या? जब कोई अपनी ताकत की सूची दुनिया के सामने रखता है, चाहे वो किसी देश की सैन्य परेड हो, किसी कंपनी की उपलब्धियों की रिपोर्ट हो या किसी व्यक्ति का बायोडेटा हो, तो क्या वो अनजाने में हमें ये भी बता रहा होता है कि उसे किस बात का डर है? हर नाम जो लिया जाता है वो उस खाली जगह की तरफ भी इशारा करता है जहां कोई ऐसा नाम होना चाहिए था, जो है नहीं। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी सूची अपनी ताकत से ज्यादा हमारी असुरक्षाओं के बारे में बताती है?